हेलो स्टूडेंट्स, बीए तृतीय वर्ष की मातृ एवं शिशु देखभाल विषय में हम लोग अब अपना अगला टॉपिक करेंगे। आपके सिलेबस में दे रखा है नवजात शिशुओं में सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं या रोग अवस्था। उनमें एक एक बार हम एक रोग को लेकर डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अतिसार, या जिसे बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं दस्त। कुछ सामान्य बातें शिशुओं के बारे में जो हैं, पहले हम उनको बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं वो मैंने लिखे हुए भी हैं, आप स्क्रीन पर देखिए। पहली बात, नवजात शिशु कई बार मल त्याग करते हैं। बड़े लोगों की तरह नहीं है कि एक बार ही करें, और मतलब एक दिन में वो 5 बार तक भी कर सकते हैं। कभी कभी पतला मल होना बिल्कुल सामान्य बात है। स्तनपान करने वाले शिशुओं का मल फॉर्मूला दूध, बॉटल से जो दूध देते हैं हम लोग, उसकी तुलना में उनका मल पतला होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो शिशु जब दूध पीता है, स्तनपान करता है, तो उसके तुरंत बाद उसको मल त्याग हो जाता है। उसका कारण ये होता है, जब पेट भर जाता है, आप लोगों ने जैसे महसूस किया है, अपन लोग जब जैसे चाय पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, तो एकदम से हमें मल त्याग की इच्छा होती है। तो वो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं बच्चों, आंतों के अंदर एक मूवमेंट होता है जो हमारे पूरी नाल में, पूरी हमारी जो पाचक नाल में है उसमें आगे तक, इसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। तो वो आरंभ होता है, मुख से होती है और नीचे मल द्वार तक चला जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है जब ऊपर से हम उसको उत्तेजित करते हैं तो नीचे तक मल त्याग की इच्छा होती है बालक को पेट भरने के बाद। आ, 1 महीने तक की अवस्था तक का जब शिशु होता है तो दिन में कई बार मल त्याग कर सकता है। जो फॉर्मूला दूध पीते हैं शिशु, वो सामान्यतः कम करते हैं और इनका मल कुछ ठोस और बदबूदार भी होता है। पर देखो बच्चों, हर शिशु अलग होता है। वयस्कों की तरह इनकी सब आदतें एक दूसरे से भिन्न हो सकती हैं। जब तक शिशु का मल नरम हो, उसको कोई कठिनाई ना हो रही हो मल त्याग करने में, और उसका वजन सामान्य ढंग से बढ़ रहा हो, तब तक इससे चिंतित नहीं होना चाहिए। बाकी सब जो चेंजेस आते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब शिशु का हर माह में जितना वजन बढ़ना चाहिए उतना वजन अगर उसका बढ़ रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब अतिसार या दस्त के लक्षण हम किन्हें मानेंगे? अगर शिशु का जो नॉर्मल एक रूटीन चल रहा है उससे कुछ डिफरेंट ढंग से वो कर रहा है, जैसे सामान्यतः वो 5 बार कर रहा है, अब एकदम से 10 बार करने लग गया, बार बार कर रहा है, तो जो भी नॉर्मल जो रूटीन है उससे अगर हटके कुछ हो रहा है तो हो सकता है। फिर उसका मल जो है बिल्कुल पानी की तरह पतला है, और उसका जो मल त्याग का तरीका है, जैसे तीसरे नंबर पे मैंने दिखा रखा है कि एकदम से विस्फोटक की तरह से बाहर निकलता है। या कुछ अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे उसके दस्त के अलावा उसको उल्टी हो रही है, बुखार हो रहा है, और शिशु के मल में अगर खून या श्लेष्मा आ रही है, तो ये इस बात का लक्षण है कि उसको डायरिया रोग हो गया है। इसके कारण क्या होते हैं बेटा? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं संक्षेप में इनके बारे में बता रही हूँ आप लोगों को। पहला है वायरल इन्फेक्शन। बच्चों, एक तो इस बात को समझिए कि वायरस अलग चीज होती है और बैक्टीरिया अलग चीज होती है। ये दोनों भिन्न भिन्न जीवाणु होते हैं। जैसे अभी अपने यहाँ क्या चल रहा है, कोविड में कोरोना वायरस चल रहा है। तो वायरस भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और बैक्टीरिया भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो कुछ वायरस जो होते हैं वो दस्त का कारण बन सकते हैं, जैसे रोटा वायरस है, एडिनो वायरस है, कैल्सियम वायरस है। इस तरह से इतने सारे वायरस के मैंने नाम दे रखे हैं। और इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, दस्त के साथ अगर इनमें से कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है शिशु को, तो उसमें दस्त के साथ उल्टी, पेट दर्द, बुखार, बदन दर्द आदि भी हो सकते हैं। अब बदन दर्द वगैरह बच्चा बताएगा नहीं, रोता रहेगा, शरीर को बार बार ऐठेगा, तो पता चल जाता है। और ये जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं बेटा,
इनका जो इलाज है ये चिकित्सक ही कर सकते हैं। वैसे तो वायरस को मारने के लिए कोई दवाई डॉक्टर भी नहीं देते हैं। वायरस का क्या होता है, जीवन काल निश्चित होता है, तो जब जितनी दिन का वो वायरस का जीवन काल है उतने दिन वो परेशान करेगा, उसके बाद वो स्वतः नष्ट हो जाता है। लेकिन उस दौरान शिशु की बहुत सारी देखभाल रखनी होती है। और एक जो इसमें से जैसे ये रोटा वायरस है, रोटा वायरस जो होता है बड़ा खतरनाक प्रकार का वायरस होता है, और इससे बचने के लिए बच्चों को टीके लगाए जाते हैं, जो कि 6 सप्ताह का हो जाता है शिशु, उसके बाद लगाया जाता है, या 4 महीने का हो जाता है उससे पहले लगने शुरू हो जाते हैं। इसके 2-3 डोज दिए जाते हैं, डॉक्टर बता देते हैं। रोटा वायरस क्या करता है, हमारी जो आंत की आंतरिक जो झिल्ली होती है, ये उसको प्रभावित करता है, और जो आंतरिक झिल्ली है उसकी वजह से उसकी आंतरिक झिल्ली जो नष्ट हो जाती है, तो उससे तरल पदार्थ का रिसाव होता है, और ये पोषक तत्वों का अवशोषित करना बंद कर देते हैं, और भोजन जो मतलब बच्चा जो दूध वगैरह पी रहा है वो ऐसे कैसे बाहर निकल जाता है। और कभी कभी ये रोटा वायरस बहुत गंभीर टाइप का इन्फेक्शन कर देता है, इसलिए इसका टीका लगवाना उचित होता है। इसके लिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दूसरे प्रकार का जो कारण है वो है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, मतलब वो भी एक प्रकार का जीवाणु है। इनमें बहुत सारे हैं, साल्मोनेला, शिगेला, स्टेफिलोकोकस। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक जो होता है ये होता है ई कोलाई। ई कोलाई जो होता है बेटा, ये बड़ा गंभीर संक्रमण कर सकता है, और इनमें लक्षण जो होते हैं वो है गंभीर डायरिया, मतलब बहुत ज्यादा दस्त होना, मरोड़, मल में खून आना, और बुखार भी हो सकता है, और शिशु को उल्टी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और इनके लिए भी डॉक्टर, इसके लिए एंटीबायोटिक शब्द जो बना हुआ बेटा, बैक्टीरिया को मारने के लिए जो किया जाता है उसको कहते हैं एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक का जो है, लेकिन ये सब एंटीबायोटिक कौन सा देना है नहीं देना है, ये सब सामान्यतः डॉक्टर ही बताएंगे कि इतने छोटे शिशु को एंटीबायोटिक देना सही होता है या नहीं होता है। और अक्सर क्या होता है कि जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो शिशु की मल की जांच की जाती है बेटा। एक होता है मल का कल्चर किया जाता है, कल्चर टेस्ट होता है बेटा, यूरिन का भी होता है, मतलब हमारे मूत्र में भी होता है। कोई भी हमारे इन्फेक्शन होता है तो उसका कल्चर किया जाता है। कल्चर करने में क्या करते हैं, छोटा थोड़ा सा सैंपल ले लेते हैं, और उसको ऐसे अलग अलग हिस्सों में बांटकर उसको ऐसी जगह पे रखते हैं जहां पर जो भी संक्रमण का कारण जो भी जीवाणु है उसकी खूब तेजी से वृद्धि हो सके। फिर उन अलग अलग सैंपल्स में अलग अलग दवाइयां डालकर देखी जाती है कि वो जीवाणु कौन से वाले दवा से नष्ट हो रहा है। वो जिस दवा से नष्ट होगा उस दवा का फिर शिशु को वो दवा दी जाती है, शिशु क्या किसी भी रोगी को दी जाती है। इसको कहते हैं हम कल्चर टेस्ट कहते हैं। तो शिशु के भी मल का कल्चर टेस्ट करके पता किया जा सकता है कि इसको कौन सा वाला बैक्टीरिया हुआ है, और उस बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए कौन सी दवाई दी जा सकती है। तीसरा जो कारण है वो है बेटा परजीवी या पैरासाइट। परजीवी पैरासाइट आप लोग शायद जानते होंगे। परजीवी वो होते हैं जो दूसरे के जीवन पर आश्रित होते हैं, खुद अपना खाना वाना नहीं पकाएंगे, दूसरे के पके हुए खाने में से भक्षण कर लेते हैं। तो हमारी आपने देखा सुना है ना, पेट के अंदर कीड़े हो जाना, वो क्या है, जीव हैं जो हमारे शरीर के अंदर हमारी आंतों के अंदर पल रहे हैं। तो परजीवी इनको पैरासाइट कहते हैं। इसमें भी उदाहरण दे रखा है, जियाडाइसिस जो है ये एक सूक्ष्म परजीवी होता है जो हमारी आंतों में रहता है। और इसके लक्षण क्या है, गैस होना, पेट में फूलना, दस्त और चिकना मल इत्यादि, ये इसके हो सकते हैं। तो इसके लिए भी डॉक्टर के पास ही जाकर वो दवा देते हैं, और डॉक्टर अपने हिसाब से दे सकते हैं कि किस अवस्था के बालक को परजीवी हो सकता है। अगला कारण है अनुचित मात्रा या तरीके, अनुचित मात्रा से तैयार किया गया फॉर्मूला दूध। मात्रा से मतलब है जितना पाउडर जितना पानी मिलाने को कहा गया है उतना ही मिला रहे हैं या नहीं, उससे ज्यादा कम करने से भी दस्त हो सकते हैं। और दूसरा तरीका, तरीका मतलब अगर स्वच्छ तरीके से नहीं किया है, बोतल को सही ढंग से संक्रमित नहीं किया है, जिस बर्तन से दूध पिला रहे हैं उसे संक्रमित नहीं किया है, तो बच्चे को संक्रमण होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगला कारण है एंटीबायोटिक्स। अभी मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है, किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक दिया जाता है। लेकिन
कोई किसी भी रोग, किसी अन्य रोग के कारण भी बच्चे को हो सकता है एंटीबायोटिक दे रहे हो। तो जब हम एंटीबायोटिक देते हैं तो एंटीबायोटिक क्या करता है, हमारे बैक्टीरिया को मारता है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में, हमारी आंतों के अंदर हमारे लिए लाभदायी बैक्टीरिया भी होते हैं, है ना। तो ये बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक तो समझता नहीं हो, तो सारे बैक्टीरिया को मार देता है, अच्छे वाले को भी और बुरे वाले को भी। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे को जब कोई एंटीबायोटिक दिया जा रहा है तो उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि बच्चे को दस्त होने लग जाते हैं, क्योंकि आंतों के अंदर जो अपना वो बैक्टीरिया नहीं होता है, तो वो मल वहां पर ठहर ही नहीं पाता है, बैक्टीरिया उस पर अपना कार्य नहीं कर रहा है, तो ऐसे की ऐसे पास हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में जो एंटीबायोटिक की वजह से, साइड इफेक्ट की वजह से होता है बेटा, ये जैसे जैसे एंटीबायोटिक की डोज खत्म हो जाएगी वो शिशु वापस सामान्य अवस्था में आ जाएगा। इसी तरह से बहुत ज्यादा जूस देना भी एक कारण। जूस से मतलब है यहाँ पर शर्करा, अधिक शर्करा वाले जो भी अगर हम उसको बच्चे को खाना देते हैं तो क्या होता है कि जो मीठे पेय होते हैं उसमें जो जो चीनी वाला हिस्सा जो होता है, शर्करा वाला जो हिस्सा होता है, वो उसकी आंतों में जम जाता है और वो वहां पर पानी को इकट्ठा कर लेता है और इस वजह से भी शिशु को दस्त हो जाते हैं। तो बच्चे को जूस वगैरह नहीं देना चाहिए। 6 महीने से पहले तो डॉक्टर बिल्कुल मना करते हैं और बाद में भी जब शिशु से चिकित्सक से परामर्श करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही देना चाहिए। एक अन्य कारण है भोजन में कि भोजन एलर्जी। कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षण प्रणाली हमारे बाहर से कोई भी कीटाणु अटैक करता है तो हमारी शरीर प्रतिरक्षा के लिए तैयार हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रोटीन, जो खाद्य प्रोटीन होते हैं, उनके प्रति भी किसी को भोजन में उससे एलर्जी हो जाती है, कभी कभी हो जाती है। जैसे दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है उससे भी हो जाता है। जैसे इसीलिए कहते हैं कि जहां तक संभव हो बच्चे को गाय का, भैंस का दूध कम से कम वो 1 वर्ष का ना हो जाए तब तक उसको ये दूध नहीं पिलाना चाहिए, है ना। और इसके अलावा कुछ और खाद्य पदार्थ भी होते हैं जिनसे एलर्जी होती है, लेकिन इतने छोटे शिशु को हम क्योंकि ऐसा खाना देते नहीं है, तो मेन कारण उसको दूध वाले प्रोटीन से कभी कभी एलर्जी हो सकती है। अगला कारक है भोजन के प्रति असहिष्णुता, इसको कहते हैं हम फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस में क्या होता है कि किसी किसी बच्चे में किसी पोषक तत्व के प्रति असहिष्णुता होती है। इसमें सबसे कॉमन जो होती है वो होती है शिशु को जो दूध का जो घटक है हमारा लैक्टोज, लैक्टोज में असहिष्णुता बड़ी बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन कई बार शिशुओं में देखते मिलता है। क्या होता है कि हमारे ऐसे शिशुओं के शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में लैक्टेज नाम का एंजाइम नहीं होता है। ये लैक्टेज जो होता है ये हमारे लैक्टोज को पचाने में मदद करता है। और ये लैक्टोज क्या होता है, हमारे दूध के अंदर मौजूद शर्करा का एक रूप होता है। जब ये बिना पचा हुआ लैक्टोज आंत में रहता है तो इससे फिर पेट में दस्त, मरोड़, गैस बनना आदि लक्षण हो सकते हैं। तो ये कारण हो सकता है। ऐसे में कभी कभी किसी किसी बच्चे को जब दूध से एलर्जी होती है तो उसके लिए कुछ दूसरे उपाय निकालते हैं, जैसे सोयाबीन का दूध या कुछ और तरीके से बच्चे को पाला जाता है। अगला है विषाक्तता। अगर बच्चे ने कोई अपने लिए नुकसानदायक कोई भी वस्तु का भक्षण कर लिया है, जैसे कोई दवाई खा ली, कोई पौधा खा लिया, कोई केमिकल निगल लिया, गलती से माँ ने कोई गलत दवा दे दी, तो ये सब उसके दस्त का एक कारण हो सकता है। और इसमें और दूसरे लक्षण हैं, थकान और दौरे पड़ना तक हो सकता है अगर उसने कोई विषाक्त पदार्थ खा लिया। अगर ऐसा कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए बच्चे को। अब ये तो मैंने आपको कुछ वो बताए। अब इसके उपचार, उपचार में देखो सबसे सिंपल सा है, आप लोग खूब मास मीडिया में देते हैं कि अगर दस्त हो गया है तो बच्चे को ओआरएस का घोल दीजिए, व्यक्ति को ओआरएस का। आपको मालूम है बच्चों, अभी भी शिशु मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण है दस्त होना, है ना। तो इसलिए हमारे मीडिया के माध्यम से लगातार ये बताया जाता है कि अगर शिशु को दस्त हो गए हैं तो उसे अधिक मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करवाना चाहिए। अगर बच्चा स्तनपान कर रहा है या फॉर्मूला दूध पी रहा है तो उसे लगातार देना चाहिए, जिससे उसके शरीर के अंदर
पानी की कमी ना हो। बेटा पानी की कमी सबसे बड़ी समस्या होती है। अगर पानी की कमी हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया, तो हमारे शरीर की जो प्रणाली है वो ध्वस्त होने लगती है, हमारा शरीर उचित ढंग से कार्य करना बंद कर देता है और व्यक्ति की, बालक की, शिशु की मृत्यु तक हो सकती है। अगर बच्चे को ऊपर का कुछ भी आहार देना शुरू कर दिया है तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के घूंट भी पिलाए जा सकते हैं। जब भी बच्चा उल्टी करे, पेशाब करे या मल त्याग करे तो उसे ओआरएस घोल की कुछ घूंट पिलाए जा सकते हैं। और अगर उसके मल में खून आ रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, जिससे डॉक्टर उनको कोई ना कोई एंटीबायोटिक देंगे। कई बार चिकित्सक डायरिया को कम करने के लिए जिंक अनुपूरक, मतलब सप्लीमेंट्री फूड जिंक जिसमें हो, वो देने के लिए भी कहते हैं, लेकिन ये चिकित्सक के परामर्श से ही करना चाहिए। और सामान्य से ज्यादा स्तनपान कराना चाहिए। फॉर्मूला दूध भी दे रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि ऐसा लगे कि अरे बच्चा अभी दूध पचा नहीं पा रहा है तो उसके दूध के अंदर थोड़ा ज्यादा पानी मिला देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जो सामान्य मात्रा में हम जितना पानी मिला रहे हैं उतना ही पानी मिलाकर उसको दूध पिलाना चाहिए। सामान्य, क्योंकि उसके शरीर से लगातार त्याग हो रहा है, उसका उसके तरल का वो वेस्ट हो रहा है, उसके न्यूट्रिएंट्स का भी वेस्ट हो रहा है, तो इसलिए उसको एक्स्ट्रा देने की कोशिश करना चाहिए। और उस फल के रस, ग्लूकोज, सोडा युक्त पेय, जैसे अपनी जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, इनमें से कोई भी नहीं देना चाहिए, कुछ भी नहीं देना चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया था कि शक्कर अवशोषित नहीं होती, शर्करा, और ये आंत में पानी इकट्ठा करती है और दस्त को और बढ़ा सकती है। इसके अलावा शिशु को अपने आप दस्त रोकने की कोई दवाई नहीं दे। देखो बच्चों, चिकित्सक दवा क्या दे रहे हैं? बैक्टीरिया को मारने के लिए, है ना, लेकिन वो भी दस्त को रोकने की दवा नहीं देते हैं। समझ में आ रही है बात? ये दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। आप इन्फेक्शन, संक्रमण को रोक रहे हैं, दस्त को नहीं रोक रहे हैं। बेटा दस्त तो जो अपने शरीर के अंदर जो भी कुछ विघटन हो रहा है, समस्या हो रही है, उसको निकाल के बाहर फेंक रहा है, उसको नहीं रोकना है हमें। तो दस्त को नहीं रोकते हैं, क्योंकि अगर एंटी डायरिया दस्त को रोकने की कोई दवाई दे तो इसके बहुत गंभीर साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा डॉक्टर से परामर्श करके ही जो भी दें डॉक्टर वही लेना चाहिए। और कुछ ऐसे लक्षण हैं जब अगर वो उत्पन्न होते हैं तो तुरंत चिकित्सक को बताना चाहिए, जैसे पतले पानी के जैसे दस्त होने चाहे हो रहे हो, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती है शरीर में पानी की कमी ना हो। तो नीचे जो लक्षण दे रखे हैं बेटा, इसको ध्यान रखिए। किसी को भी आपके घर में शिशु है, आसपास में है, भाभी का है, बहन का है, मौसी का है, सबको बताइए। अगर शिशु के अंदर ये लक्षण है, जैसे उसकी त्वचा रूखी दिख रही है, होठ पे पपड़ी सी आ रही है, सूखे सूखे दिख रहे हैं, शिशु अगर सुस्त दिखाई दे रहा है, वो रो रहा है लेकिन उसके आंसू नहीं आ रहे हैं, उसका कपाल जो ऊपर अपना माथे के दोनों तरफ का जो हिस्सा है वो धसा हुआ दिख रहा है, उसके हाथ पैर की रंगत फीकी पड़ रही है, उसके पेशाब में बहुत दुर्गंध आ रही है, या वो सामान्य से कम मूत्र त्याग कर रहा है, तो ये वो लक्षण है जब तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। और बचाव के लिए क्या करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए बहुत साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे बहुत कोमल होते हैं, उनका शरीर तंत्र अभी बहुत मजबूत नहीं हुआ होता है, वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं। इसलिए उससे बचने के लिए ऐसे ऐसे अवसर ही मत दीजिए कि कीटाणु विकसित हो, उसको कोई संक्रमण हो। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? माँ जितनी बार भी उनकी नैपी चेंज करती है, चाहे वो सुसु की क्यों ना हो, हर बार साबुन से हाथ धोना चाहिए। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं, हम स्वयं तो अपने हाथ धो लेते हैं, शिशु के हाथ नहीं धुलवाते। जबकि छोटा शिशु क्या करता है, बार बार अपने हाथ मुंह में डालता है, तो शिशु को खुद के हाथों से भी इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो इधर उधर छू लेता है किसी चीज को और फिर वो मुंह में लेता है, तो संक्रमण उसमें मुंह में चला जाता है। अभी कोरोना वायरस के चक्कर में आप लोगों को इस बात का बहुत एहसास हो गया है कि हमारा चेहरा, हमारा नाक और मुंह को ढक के रखने के लिए कहते हैं चिकित्सक, इसीलिए क्योंकि अगर हम संक्रमित हाथों से इन हिस्सों को छुएंगे तो हमें कोरोना वायरस हो जाएगा, है ना, कोविड हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए शिशुओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो शिशु के हाथ को भी बार बार साबुन से धोते रहना चाहिए। शिशु के आसपास जो भी वस्तु जिनको वो छूता है, प्रयोग में लेता है, उसके खिलौने हैं चाहे कुछ भी है, उन सबको निसंक्रमित करते रहना चाहिए। और अगर घर के अंदर कोई पालतू पशु है
तो ध्यान रखिए, उसे शिशु से थोड़ा दूर रखिए। पालतू पशु घर के अंदर मल त्याग ना करें, ये ध्यान रखना चाहिए। अगर घर में देखभाल करने के लिए, शिशु के की देखभाल करने के लिए, हैंडल करने के लिए कोई बाई वगैरह रखी हुई है, तो उसकी भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण जो मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चों, कि जो शिशु ये दस्त होते हैं, ये शिशु को हो गए हैं, दूसरे लोगों को भी हो सकता है। तो अगर माता कामकाजी हैं और अपने शिशु को किसी डे केयर सेंटर वगैरह में छोड़कर जाती हैं, तो वहां पर शिशु को दूसरे शिशुओं के बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक पूरी तरह से स्वस्थ ना हो जाए शिशु, तब तक उसे दूसरे बच्चों के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। तो बच्चों, ये हमारा टॉपिक आज यहाँ पर समाप्त हो गया है। इससे संबंधित नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी। बच्चों, आप ये वीडियो सुनने के साथ साथ नोट्स का अध्ययन कीजिए, और कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अगला वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। ओके बच्चों, बाय।